नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ चुनिंदा टॉपिकों पे। तो सबसे पहले टॉपिक बात करेंगे वो संजीव भसीन की टॉपिक बात करेंगे हम लोग। संजीव भसीन पे सेबी द्वारा बैन लगाया गया है, ठीक है। तो संजीव जी जो भसीन के हसीन सपने पब्लिक को दिखाते थे और फंसाते थे, मतलब सेबी के द्वारा, सेबी सेबी ने ऐसा कहा है, मैं ऐसा पर्सनल नहीं कह रहा हूँ। सेबी ने उन पे बैन लगाया है, वो इसीलिए लगाया है कि वो लोगों को फंसाते थे। जिस तरीके से भी शेयर मार्केट फंसाते थे उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। किस तरीके से वो लगाते थे, किस तरीके से लोगों को फंसा फंसा रहे थे, या फिर सेबी ने ऐसा ऑब्जर्व किया है। दूसरा, क्या क्या वजह रही जिसकी वजह से, कितनी पेनल्टी उन पर डाली है, कितने समय के लिए उनको बैन किया है, ठीक है। दूसरी बात करेंगे हम लोग जियो पॉलिटिकल न्यूज पे। देखिए, मेरे भी कुछ साथी हैं जिनका कई बार वो मेरा ओपिनियन जानना चाह रहे थे, जो इस समय इसराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, ठीक। क्योंकि उन्हें लगता हो शायद मेरा व्यूज जो है वो इसराइल के लिए है, ठीक है। तो उस पर भी हम बात करेंगे। मैं उन साथियों को कहना चाहूंगा, मेरे दोस्तों को, कि जो भी दोस्त है मेरे, आज मेरी वीडियो एंड तक देखें। मैं उनके उस सवाल का भी जवाब दूंगा जो वीडियो में मेरे मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे इसराइल और ईरान के युद्ध के बारे में, ठीक है। तीसरा हम बात करेंगे अंडमान में जो ऑयल की जो खोज चल रही है, जिस पे बात चल रही है कि वहां से कुछ ऐसा निकलने वाला है, ठीक है। उस पर बात करेंगे और उससे किन कंपनियों को फायदा होगा, हम उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। और चौथी बात करेंगे हम मार्केट की। देखिए, मार्केट आज ज्यादातर जो है रेड रहा है, ठीक है। इंडियन मार्केट जो है पूरा रेड रहा है, हर तरफ खून खच्चर रहा है, ठीक है। अगर आप एशियन मार्केट की बात करें तो वो भी रेड रहा है, यूरोपियन मार्केट की बात करें तो वो भी रेड रहा है, अमेरिकन मार्केट भी रेड रहा है, सारे मार्केट रेड रहा है। किस सेक्टर की बात करें आप कि जो ग्रीन रहा हो, सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर है भारत का, वो है ऑटो सेक्टर, जो ग्रीन रहा है। तो क्या वजह है उसकी, हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम ऑटो सेक्टर की बात करेंगे कि बाकी मार्केट रेड है और ये क्या हुआ, बाकी मार्केट रेड है और ये मार्केट ग्रीन क्यों रहा है, ठीक है। इसमें हम लोग एक बताएंगे, डायरेक्ट विस्तार से आपको चर्चा करेंगे इस बारे पे कि ये मार्केट ग्रीन क्यों रहा है। ग्रीन क्यों रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या होता था, अभी तक चाइना ने जो रेयर अर्थ मटेरियल पे बैन लगा रखा था, उस बैन से बचने का भारत ने एक तरीका खोज लिया है। मतलब उससे कोई मांडवली नहीं की है, उससे कोई समझौता नहीं किया है। हमने क्या करा, अपना ओपिनियन ढूंढ लिया, अब सॉरी, अपना अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है कि हम इसकी जगह किससे इस्तेमाल करेंगे। तो भारत ने अब वो रेयर अर्थ मटेरियल की जो सप्लाई है उसको ऑस्ट्रेलिया से पूरा करने की कोशिश कर रही है, कि कहीं ना कहीं हम लोग चाइना का अल्टरनेटिव ऑस्ट्रेलिया को दे सके। मतलब हम लोग अब जो रेयर अर्थ मटेरियल लेंगे वो ऑस्ट्रेलिया से लेंगे। और दूसरी बात, भारत ने जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन था रेयर अर्थ मटेरियल का, उसे बढ़ाने की कोशिश करी है उसके प्रोडक्शन में। क्योंकि देखिए, थोड़ा बहुत सब जगह होता है, हर देश में होता है। रेयर अर्थ मटेरियल जो है, ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं होता है ना। ये मत सोचना कि सारा चाइना में ही होता है या सारा अफ्रीका में ही होता है। हर देश में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत जरूर होता है। बस फर्क ये होता है कि हम लोग उसका प्रोडक्शन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो यही वजह होती है, इसकी वजह से हम लोग थोड़ा पिछड़ रहे थे। अब सरकार ने कोशिश करी है कि पहला तो हम ऑस्ट्रेलिया से मंगाएंगे और दूसरा हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, ठीक है। जब हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो हम एक तो आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हम दूसरों डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। और तीसरी बात, रूरल मार्केट से डिमांड बढ़ी है ऑटो सेक्टर की, मतलब बाइक स्कूटी टाइप की, इनकी डिमांड बढ़ी। इसकी वजह से भी मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट मिला है। तो दो तरफा मार्केट को सपोर्ट मिला। एक तो भारत को जो रेयर अर्थ मेटेरियल की सप्लाई थी, चाइना ने बैन कर दी थी। मतलब भारत की ही नहीं बैन करी, उनने तो अमेरिका अमेरिका बहुत सारे देशों की बैन कर दी, मतलब काफी देशों की बैन कर दी थी। अमेरिका से मेन, अमेरिका और उसके बाद भारत, जिसका मेन जो उसके कंपटीटर है, उनमें से हम दो लोग ज्यादा है। तो भारत पे इस पे बहुत इंपैक्ट पड़ रहा था। अमेरिका पे तो जो पड़ रहा है, भारत पे भी पड़ रहा था, ठीक है। फिलहाल अमेरिका भी सेटल हो चुका है, भारत का भी सेटल हो चुका है, लेकिन हमने उसका अल्टरनेटिव ढूंढ लिया है कि भविष्य में भी, कहते हैं ना कि जब पड़ोसी इस टाइप का हो तो हमें पहले से उसका इलाज ढूंढ के रखना चाहिए। तो भारत ने उसका इलाज ढूंढ लिया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया उसके लिए चुन लिया है कि ऑस्ट्रेलिया से वो सप्लाई करेगा। और दूसरी चीज, अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाएगा। तीसरी चीज, भारत को जो ऑटो सेक्टर सपोर्ट मिला है वो रूरल से मिला। रूरल की डिमांड जो है फिर से बढ़ गई है। फिर से बाइक सेक्टर को उनको सपोर्ट मिला है, जिसके डिमांड बढ़ने से मार्केट को एक संजीवनी मिली है। इसीलिए आपने देखा होगा पूरा मार्केट रेड पड़ा है, लेकिन ऑटो सेक्टर भारत का ग्रीन है, अच्छा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा है। तो ये अच्छी बात है भारत के लिए कि हम लोगों की मार्केट, अगर कोई भी अ, सारा रेड है, कहीं ना कहीं ग्रीन सपोर्ट मिला तो आंखों को भी एक शांति मिलती है कि हाँ, ग्रीन सिग्नल भाई कहीं से तो आ रहा है। ये रही बात ऑटो सेक्टर की। अब हम बात करें अंडमान की। अंडमान में जो खोज चल रही है ऑयल की, ठीक है। सुनने में आ रहा है कि वहां कुछ ऑयल का प्रोडक्शन मिलेगा, मतलब ऑयल, क्रूड ऑयल का वो मिलेगा। अब देखिए, मिलता है नहीं मिलता, ये जांच का विषय है नहीं, अभी प्रोसेस चल रहा है उसमें। और कितना मिलता है ना।
थोड़े बहुत से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़े बहुत से हमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अगर वो इस क्वांटिटी में मिलता है कि हाँ हम सप्लाई कर सके, तब तो हमें फायदा होगा उसका। वरना आपको पता होगा कि क्रूड से ऑयल अलग करने में ही बहुत खर्चा आता है। देखिए जो ये होता है फॉर्म होती है क्रूड के रूप में मिलती है ना, इसको फिर हमें सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है, रिफाइनरी द्वारा। तो उसमें भी काफी कॉस्टिंग आती है। तो अगर वो इस क्वांटिटी में है कि उसे हम बेच सकते हैं, उसका हम फायदा ले सकते हैं, तभी तो वो उसका फायदा होगा हमें, वरना नहीं होगा। अब हम बात करें इसका फायदा किसको होगा। अगर वहां निकलता है तो ओएनजीसी और इंडियन ऑयल को सबसे ज्यादा फायदा होगा हमारे यहाँ। इनको गवर्नमेंट सेक्टर की है, ठीक है, पीएसयू कंपनी है ये, तो इनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। दूसरी एक बात, मेरे कई साथी मुझसे पूछ भी रहे थे कि जब क्रूड का रेट बढ़ रहा है तो ये ओएनजीसी वो सॉरी मतलब इन कंपनियों को क्यों क्यों लॉस हो रहा था, ये कंपनी क्यों निगेटिव में जा रही है, जबकि क्रूड का ऑयल जब रेट बढ़ता है तो कंपनी को फायदा होता है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो मैन्युफैक्चर है, जब भी क्रूड का रेट बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चर जो होंगे उनको बेनिफिट होगा, जो रिटेलर हैं जो सप्लाई करते हैं उनको लॉस होगा। रेट बढ़ेगा ना तो उनका तो कमीशन कम होगा, रेट बढ़ा है ऑलरेडी, कमीशन कम होगा उनका, तो उनको लॉस होगा। इसीलिए रिटेल जो इन्वेस्टर थे हमारे यहाँ, इंडियन ऑयल और ओएनजीसी, उनको लॉस हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा, आपने देखो धीरे धीरे अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया है इन्होंने कुछ समय से, जब से इनको थोड़ा सा परफॉर्म का समय मिला है, इनको अच्छा करना शुरू किया है। यही वजह थी, थोड़ा सा आप धीरे धीरे अच्छे परफॉर्म करेंगे, अब मौका मिला है इनको करने का, ठीक है। तीसरी बात करें हम लोग संजीव भसीन की। संजीव भसीन जो है वो एडवाइस देते थे न्यूज चैनल पे आके, ठीक है। उनके बारे में सेबी ने क्या कहा है, सेबी ने कहा है कि टीवी पर आकर सलाह देने से पहले खुद स्टॉक खरीद लेते थे वो। जब भी वो किसी स्टॉक की सलाह देते थे तो वो खुद खरीद लेते थे और बताते थे आपको टीवी में आके कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है और ये वाला घटने वाला है, मतलब जो भी वो सलाह देते थे वो उससे पहले वो खुद इन्वेस्ट कर लेते थे, ठीक है। और फिर जैसी पेट बढ़ते थे वो निकल जाते थे बेच के उसे। तो एक तरीके से वो फंसा रहे थे, ट्रैप था उनका ये। जैसे चाइना डेप ट्रैप चलता है, ऐसे वो भी उनका भी ट्रैप था। और जब से फंसे हैं तो सुनने में आ रहा है जहां से फंसने के बाद वो ज्योतिष बन गए हैं, क्योंकि उनका खुद का शनि ग्रह खराब हो गया इस समय। तो ये सारी चीजें हैं। अब इन पे पेनल्टी क्या लगाई उन्होंने, उन्होंने कहा सिक्योरिटी मार्केट को फॉर एलिज्ड फ्रंट रनिंग के लिए उनको एम्पाउंड किया गया। एम्पाउंड कितना किया गया उनको, 11.4 करोड़, 11.4 करोड़ इम्पाउंड किया गया उनको। और ये उनका एंट्री ऑर्डर है, मतलब अभी ऐसा नहीं है कि उनको ये उनका फाइनल ऑर्डर है कि उनको हो गया है ऐसा। अभी उनको अपना पक्ष रखने का समय मिलेगा, 21 दिन का समय मिलेगा। और वो अकेले नहीं है, ऐसे 11 लोग सेबी ने चुने हैं। संजीव भसीन क्योंकि नामी हस्ती थे, आप लोगों सबने उनको जो जो भी शेयर मार्केट लोग हैं सबने उनको टीवी पे देखा होगा और उनकी सलाह से इन्वेस्ट भी किया होगा, ठीक है। तो इसीलिए सेबी ने उनका मतलब उनका नाम ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। लेकिन उनके अलावा भी सेबी ने 11 लोगों पे पेनल्टी लगाई है, 11 लोगों को बैन किया है, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा पाया है। और ये जांच जो है ये ऐसा नहीं है कि अभी महीने 2 महीने चल रही है, ये जैन जैन 2020 से चल रही थी और जून 2024 तक चली है। इस दौरान ये पाया गया है इसमें कि हाँ ये इन्वॉल्व है, इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व है। इसलिए उन्होंने सिक्योरिटी मार्केट से इनको बैन लगा दिया है कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ समय के लिए सब आपको रोक दिया गया, किसी भी प्रकार से आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये सारी चीजें उनको करा, 21 दिन का उनको समय दिया है, 21 दिन में वो अपना पक्ष रखेंगे। अगर उनको लगा सेबी को कि हाँ ये थे, ऐसा इन्होंने किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है शायद कुछ और दिक्कतें भी उनके साथ बढ़ सकती हैं, ठीक है। और देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है, ये सतयुग द्वापर त्रेता युग नहीं है, ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में आप किसी पे भी आंखें मीच के विश्वास नहीं कर सकते। देखिए मैं पहले दिन से बता रहा हूं, जब मैंने शुरू में सबसे पहली वीडियो बनाई थी, अगर जो लोग हमारे शुरू से जुड़े हुए हैं तो वो ध्यान होगा उनको। देखिए मैं भी यूट्यूबर हूँ, ठीक है, मैं भी आपको सजेस्ट करता हूँ, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा मैं भी आपको एडवाइस देता हूँ। लेकिन कभी भी हम लोगों ने ये नहीं कहा कि आप, मैं ये बता रहा हूँ ये शेयर ले लीजिए। हमने हमेशा ये कहा है कि अपने विवेक अनुसार लीजिए आप। हम आपको टिप्स दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि ये सेक्टर अच्छे हैं, इन सेक्टर में शेयर परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप उससे पूरी तरह जांच परख ना लें, आप अपने विवेक अनुसार उसको एनालाइज ना कर लें, उसके फंडामेंटल ना चेक कर लें, उसका ट्रैक रिकॉर्ड ना चेक कर लें, उसका आरओई ना चेक कर लें, उसकी आप जब तक ये ना देख लें उसकी शेयर होल्डिंग क्या है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, लास्ट 3 ईयर 5 ईयर की परफॉर्मेंस क्या है, तब तक आप उसमें इन्वेस्ट ना करें। ये मैंने शुरू से ही सलाह देता हुआ आया हूँ। क्योंकि देखिए पेड प्रमोशन यहाँ होते हैं, पैसे के लालच में आदमी किसी को फंसा सकता है, कोई किसी का सगा नहीं है। ये कलयुग चल रहा है, यहाँ आंखें मीच के आप किसी विश्वास नहीं कर सकते,
ठीक है, और यही इनके साथ हुआ है। ये लोगों को सलाह देते थे, लोगों को फंसवा देते थे, उसके बाद अपने शेयर बेच के निकल लेते थे। तो देखिए, जब भी आप ऐसा करेंगे कहीं ना कहीं पकड़े जरूर जाएंगे, ठीक है। यही इनके साथ हुआ है, ये फंस गए हैं। अब देखिए सेबी इनके साथ क्या करती है, ये तो आने वाला समय बताएगा इनके साथ, ये अपना पक्ष रखेंगे कि ये उसमें किस तरीके से इन्वॉल्व थे या नहीं थे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हमेशा अपने इन्वेस्टर को एक सलाह मैं बहुत अच्छी देना चाहता हूँ, हमेशा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, किसी के सलाह के से इन्वेस्ट ना करें। देखिए सलाह ले, मैं ये नहीं कह रहा, आप अपना एक फाइनेंशियल एडवाइजर नियुक्त कर लें, मतलब नियुक्त कर लें ये नहीं कि आप उसे सैलरी पर रख लें। आप ये देखिए कि आपको कौन फाइनेंशियल एडवाइस अच्छी दे सकता है, ठीक है। वो कैसे करें आप, उसका चुनाव कैसे करें आप, क्योंकि वो आपके लिए लॉयल है। आपका जो भी साथी है, जो भी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आपके साथ है, मान लीजिए आपको लगता है कि ये व्यक्ति, इसको अच्छी नॉलेज है, उससे एडवाइस ले। या फिर वो जिससे एडवाइस ले रहा है, कोई आपका साथी इन्वेस्टर है जो आपके किसी की सलाह पे काम कर रहा है, वो 3-4 साल से देख रहा है कि हाँ वो बढ़िया इन्वेस्ट करवा रहा है, उसके अच्छी सलाह दे रहा है, तो उससे आप बात करें, ठीक है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड पता करें कि भाई कब से तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, कब से इनकी सलाह ले रहे हो, इनकी सलाह से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा आपको, कहीं आपको फंसाया तो नहीं है, कैसा ट्रैक रिकॉर्ड है, सारे चेक करें, उसके बाद आप भी उसका सपोर्ट लें, ठीक है। ये सारी चीजें आपको मैं समय समय बताता रहता हूँ। इसी के अकॉर्डिंग आप प्लान करें, किसी पे भी आके मुझे विश्वास ना करें, मुझ पर ना करें, किसी पे भी ना करें, ठीक है। ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। जब तक आप अपने विवेक अनुसार इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आप लॉस खाएंगे। और अगर आपको मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो आप इससे दूर रहें। देखिए आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा इन सब चीजों को। शेयर मार्केट कोई हलवा नहीं है कि आंखें नीचे और घुस गए इसमें। इसमें आपको जान का भी नुकसान हो सकता है। अब आप कहेंगे जान कैसे हो सकता है, जब कैपिटल जाता है ना, तो जान पड़ जाती है। ये बात जानते हैं ना आप। तो आप आंखें मीच के अंधेपने में इन्वेस्ट ना करें। ऐसा ना करें कि आपको बिल्कुल भी एबीसीडी की नॉलेज नहीं है और आप घुस गए शेयर मार्केट में। भाई सुन सुना के मत घुसो। अगर इतना आसान होता तो हर कोई इसमें शेयर मार्केट में पैसा कमा लेता, ठीक है। बहुत विवेक अनुसार, बहुत समझ के साथ, बहुत धैर्य के साथ इसमें पैसा कमाया जाता है। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग भी कई आंखें मीच के पैसा कमा लेते हैं, हम लोग भी बहुत रिसर्च करते हैं। कई बार हमें भी बहुत अच्छा लॉस हो जाता है। हम भी समय समय पर देखते हैं, अपडेशन करते हैं। आप देखते हैं, हम लोग डेली पढ़ते हैं, हम न्यूज देखते हैं, डेली डेली मार्केट पढ़ते हैं, मार्केट एनालाइज करते हैं, सारे सेक्टर देखते हैं। कितना हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, उसके बाद हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तब भी कई बार हम लोगों को लॉस हो जाता है। सोचिए तो आप, अगर आप आंखें नीचे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना लॉस हो सकता है ना। तो इसलिए हमेशा अपने आप को पढ़ने की आदत डालिए। देखिए जीवन में पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं ना, तो आप लॉस करेंगे, क्योंकि पढ़ी हुई चीज कभी भी आपको लॉस नहीं देगी, ठीक है। तो आप पढ़ें, कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें, धीरे धीरे आप अपडेशन करें अपने अंदर। जब आप अपडेशन करेंगे तो आपको इंप्रूवमेंट होगा आपके अंदर, आपको किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें होती हैं। और लास्ट बात करेंगे हम लोग अपने दोस्तों को, उनका जवाब देना चाहेंगे जो हमारे जियो पॉलिटिकल न्यूज पे बात कर रहे थे, ठीक है, इसराइल और ईरान के युद्ध पे, ठीक है। देखिए मेरा इसराइल से कोई पर्सनल कनेक्शन नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हमारा क्या है, कंट्री फर्स्ट है। हमारे देश को जो देश सपोर्ट करता है, हम उस देश के साथ है। अगर हमारे देश को रसिया सपोर्ट करता है, हम रसिया के साथ है। हमारे देश को चाइना सपोर्ट करेगा, तो हम चाइना के साथ है। हम ईरान से क्यों, मतलब ईरान के क्यों खिलाफ हैं? ऐसा नहीं कि ईरान हमारा दुश्मन है, ईरान से भी हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, और ऐसा नहीं कि वो हमारा दुश्मन है। लेकिन ईरान ने काफी प्लेटफॉर्मों पे भारत का विरोध किया है, पाकिस्तान का सपोर्ट किया है। तो अगर कोई देश हमारा विरोध करता है, किसी प्लेटफॉर्म पे जाके दूसरे देशों को सपोर्ट करता है, किसी देश को आर्म्स सप्लाई करता है, या किसी तरीके से सपोर्ट करता है, पैसे में सपोर्ट करे चाहे आर्म्स में करे, तो वो हमारा दुश्मन है। और इसराइल ने हमेशा हमें सपोर्ट किया है। हालांकि हमारा ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई इसराइल की तरफ से लड़ने जा रहे हैं, लेकिन भारत को जो सपोर्ट करेगा देश, हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे। यहाँ हमारी कोई धर्म से रिलेटेड कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम किसी धर्म को लेकर इसराइल को सपोर्ट करते हैं। हम लोग इसराइल को हम इसलिए सपोर्ट नहीं करते हैं, इसराइल ने हमारा बहुत सारे मंचों पे हमारा साथ दिया है, ठीक है। हमेशा हम लोगों ने पहले कहा है कि हम लोग धर्म को लेकर सपोर्ट नहीं करते, हम लोग हमेशा अपने देश को लेकर सपोर्ट करते हैं। जिस भी देश ने हमारे लिए हल्का सा भी सपोर्ट किया है, हमारे देश ने उसको झोली भर के सपोर्ट दिया है। आप ये देखिए ना, हमने उन देशों को सबसे पहले सपोर्ट किया है जो देश अभी लास्ट टाइम हमारे देश के खिलाफ वेपन सप्लाई कर रहे थे पाकिस्तान को। मैं बात कर रहा हूँ टर्की की। टर्की आपने देखा ही है, टर्की को हम लोगों ने कितना सपोर्ट किया। जब वहां आपदा आई, सबसे पहले भारत उसके साथ खड़ा रहा। लेकिन उसने क्या सिला दिया, उसने हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगला। उसने पाकिस्तान को फाइनेंस किया, उसने पाकिस्तान को ड्रोन दिए। उसको ये समझ नहीं आई कि वो किस देश को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान जैसे देश को सपोर्ट। वो ये भूल जाता है कि अगर वो मुस्लिम के नाते वहां सपोर्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भारत में रहते हैं, जिनके दिलो दिमाग में हर समय भारत बसता है। तो ये सोचना चाहिए विदेश वाले लोगों को भी कि भारत के लोग जो हैं वो हमेशा
उस देश को सपोर्ट करेंगे जहां भारत को सपोर्ट किया जाएगा। भारत के मुस्लिम हो, चाहे भारत के हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म के लोग हो जो भारत में रह रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि भारत में कितनी आजादी है, भारत में कितनी स्वायत्ता है। और देशों में आप कहीं जाएंगे तो आप देखिए किस तरीके से उनके आर्थिक अधिकारों का हनन किया जाता है, कैसे वहां एक कट्टरपंथी समाज वहां रहते हैं जिन देशों में, वहां चलती नहीं लोगी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, एक पूरा सिस्टम है, पूरा संविधान के अकॉर्डिंग हमारा देश चलता है। तो हमारे देश में किस तरीके से हर धर्म को सद्भाव के साथ सपोर्ट है, हर धर्म को आजादी है, हर धर्म को स्वतंत्रता है अपनी बात रखने का। तो हमारा देश जो है एकता अखंडता के साथ बना हुआ है, और हमारे देश को जो देश सपोर्ट करेगा हम उस देश के साथ हैं। तो इसराइल ने कई बार हमारे देश को सपोर्ट किया है, और ईरान हमारे देश के खिलाफ रहा है कई बार, इसीलिए हम लोग सिर्फ इसराइल को सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि भारत ने कोई उसको डायरेक्टली सपोर्ट किया हो, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि ईरान भी अपना दोस्त रहा है, लेकिन ईरान के जो कट्टरपंथी नेता हैं वो भारत के खिलाफ है, इसी वजह से सिर्फ ये दिक्कतें हुई हैं। अगर वहां पे कोई बदलाव होता है तो शायद मुझे लगता है अमेरिका भी अपने सैंक्शन वहां से हटाएगा। आपने देखा ना, अमेरिका ने भी ईरान पे बहुत सारे सैंक्शन लगा रखे हैं। जैसे आप ऑयल की बात कर लीजिए, वहां का 90% ऑयल जो है वो चाइना एक्सप्लोर कर रहा है, चाइना ले रहा है। तो अगर वहां से सारे सैंक्शन हटते हैं तो भारत भी वहां से ऑयल लेगा, ठीक है, भारत को फायदा मिलेगा, ईरान के लोगों को फायदा मिलेगा। तो ये देखिए समय की मांग है, वहां भी बदलाव होना चाहिए। और समय समय पे बदलाव अगर देश में होते रहते हैं तो एक कट्टरता जो है वो खड़ी नहीं रहती, उसमें थोड़ा बदलाव होता रहता है। सॉफ्ट कॉर्नर भी जरूरी है इन सब चीजों को। देखिए युद्ध जो है किसी भी चीज का हल नहीं है, और ये समय वो चल रहा है, हर देश अपने आप में सक्षम है। मैं ये मानता हूं कि ईरान भी कमजोर नहीं है, ईरान भी पूरी ताकत से लड़ रहा है। इसराइल पे अगर टेक्नोलॉजी है तो ईरान पे भी कम पावर नहीं है, ईरान भी हारने वाला नहीं है। ये रूस और यूक्रेन का कितने समय चल रहा है, यूक्रेन इतना सा देश, लेकिन रूस उसे निपटा नहीं पाया, ईरान तो फिर भी काफी बड़ा देश है। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए युद्ध जो है किसी भी चीज का हल नहीं है, इसको दोनों देशों को समझना चाहिए और अपनी सोच को बदलना चाहिए। अगर अपनी सोच को बदलेंगे तो पूरे विश्व का कल्याण होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है शायद मेरी जानकारी मेरे दोस्तों तक पहुंच गई होगी, सभी लोगों तक पहुंच गई होंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी दी जानकारी से आप लोग संतुष्ट हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।